करने के लिए नए मंसूबे मुकम्मल किए गए, जिससे मुल्क में 12 से 16 घंटे की रोजाना लोड शेडिंग से निजात मिली और मुल्क की मुआशी तरक्की में एक बड़ी रुकावट को दूर किया गया। इसके अलावा जनाब स्पीकर, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबा, हाईवेज की तामीर, मैस ट्रांजिट सिस्टम्स, रोजगार की फराहमी के मौके और आसान कर्जों की फराहमी जैसे अवाम दोस्त मंसूबों की तकमील की गई थी। एक खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की का दौर था। याद रहे 2017-18 का वफाकी तरक्याती बजट का पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हदफ जो 1001 अरब रुपए रखा गया था, जो आज तक इस माली साल से पहले कभी नहीं रखा जा सका। जनाब स्पीकर, ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशंस और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत मुल्क भर में दहशत गर्दी के नासूर पर काबू पाकर इसे जड़ से उखाड़ फेंका था। पाकिस्तान में अमन व अमान और सियासी इस्तेहकाम था। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा हम कहते थे 3 E's, एनर्जी, इकोनॉमी एंड एक्सट्रीमिज्म। ये था हमारा मिशन उस वक्त 3 E's का। जनाब स्पीकर, इन हालात में आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों के जाल बिछा दिए गए, जिसके नतीजे में अगस्त 2018 में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। इस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही कहना काफ़ी है कि जो मुल्क यानी पाकिस्तान 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, वो बदकिस्मती से 2022 में गिरकर 47वें नंबर पर आ गया। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। मैं इंतहाई वसूख से कहना चाहूँगा कि आज की खराब मुआशी सूरत हाल की असल जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। मौजूदा हालात पिछली हुकूमत की मुआशी, बद इंतजामी, बदउनवानी, अनाथ परस्ती और अकबा परवरी का शाखसाना है। लिहाजा ये मुनासिब होगा कि माली साल 21-22 तक मुआशी सूरत हाल का एक जायजा इस ऐवान में पेश किया जाए। जनाब स्पीकर, पिछली हुकूमत के गलत मुआशी हिकमत अमली के बायस करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिर रहे थे। IMF का प्रोग्राम की तकमील पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम थी, लेकिन PTI हुकूमत ने इस नाजुक सूरत हाल में हालात को जानबूझकर खराब किया। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में सब्सिडी के जरिए कमी कर दी। ऐसे इकदाम उठाए जो IMF की शराइत की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। ये उनकी सॉवरन कमिटमेंट थी। एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के बेहाफ पे। यहाँ तक कि इस ज़मन में आपको याद होगा जनाब स्पीकर कि साबका हुकूमत के वजीर खजाना ने फ़ोन करके 2 सूबाई वजीर खजाना पर शदीद दबाव डाला कि वो अपना कौमी फरीज़ा अंजाम ना देते हुए IMF के प्रोग्राम को सबतार करें। ये इकदाम नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने के मुतरादिफ था। इन इकदाम ने न सिर्फ माली खसारा में इजाफा किया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान तल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचाया। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि PTI ने तमाम हालात की जिम्मेदारी नई हुकूमत पर डालने की कोशिश की। ये कोशिश महज चोर मचाए शोर के मुताबिक थी। इनको यकीन था कि मुआशी हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि पाकिस्तान को कोई भी डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकेगा। आप ज़रा बाद में ही बात कर लेते रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तमाम मेंबरान अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें, लिहाजा वो और खामोशी इख्तियार करें प्लीज। जनाब स्पीकर, लिहाजा वो हकायक को मसक करके उनकी जिम्मेदारी आने वाली यानी मौजूदा हुकूमत पर डालने की पूरी कोशिश की गई। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल था। किसी मुहब्बे वतन सियासी जमात को इस तरह का तर्ज अमल जेब नहीं देता। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के फजल करम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों के भरपूर ताउन से ऐसे मुश्किल मुआशी फैसले किए गए और किए जा रहे हैं जिनकी वजह से इन मुल्क दुश्मन लोगों के अज़ाइम पूरे नहीं हो पा रहे और खुदाए बुजुर्ग बरतर ने
نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ ان سازشی عناصر کو عوام کے سامنے بے نقاب بھی کر دیا۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی حکمت عملی کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے دور میں مالی خسارے کا خطرناک حد تک بڑھنا، مالی خسارہ 2021-22 کا مالی سال جو تھا وہ 7.9% آف جی ڈی پی تھا، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ جی ڈی پی کا 3.1% تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اس نے اقتدار میں آتے ہی IMF پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کو اس وقت بھی علم تھا کہ پاکستان کو معاشی بحالی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی اور غربت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روپے کی قدر میں کمی اور انٹرسٹ ریٹ میں تیزی سے اضافے کے نتیجے میں معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا، لیکن حکومت نے سیاست نہیں، ریاست بچاؤ پالیسی پر عمل کیا، اپنی سیاسی ساکھ کی قربانی دے کر معیشت کی بحالی کو جناب اسپیکر ترجیح دی۔ جون 2018 میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ تقریباً 25 ٹریلین یا 25,000 بلین روپے تھا۔ پی ٹی آئی کی معاشی بد انتظامی اور بلند ترین بجٹ خساروں کی وجہ سے یہ قرض مالی سال 2021-22 میں 49 ٹریلین یا 49,000 ارب تک پہنچ چکا۔ اس طرح پچھلے 4 سالہ دور میں جتنا قرض لیا گیا وہ 1947 سے 2018 تک یعنی 71 سال میں اس قرض کا 98% کا اضافہ کر دیا صرف 4 سال میں۔ یہ پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز اسی طرح جناب اسپیکر 100% بڑھ کر 30 ٹریلین سے بڑھ کر 60 ٹریلین پر پہنچ گئی۔ جون 2018 میں ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی ہمارا فورن کرنسی کی جو لائبلٹیز ہیں وہ 95 ارب ڈالر تھیں، جو کہ جون 2022 تک 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ جناب اسپیکر، قرضوں کے مجموعی حجم میں اس قدر اضافے کی وجہ سے حکومت پاکستان کے انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں بے پناہ اضافہ ہوا اور نتیجتاً پاکستان کی معیشت ڈیٹ سروسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ولنریبل ہو گئی۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 2013 میں 503 ارب کا سرکولر ڈیٹ ملا تھا، جو کہ مالی سال 2018 تک 1148 روپے پر پہنچا، یعنی 5 سالوں میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا، جو کہ ایوریج 129 ارب سالانہ تھا۔ جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے غیر سنجیدہ رویوں اور بد نظمی کی وجہ سے توانائی کا شعبہ بدترین بحران کا شکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2,467 ارب روپے پہ پہنچ گئے، یعنی سالانہ اضافہ جناب اسپیکر 329 ارب تھا۔ ایک طرف 129 ارب سالانہ اور پی ٹی آئی کے دور میں وہی گردشی قرضے میں اضافہ 329 ارب سالانہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارہ پاکستان کے معاشی مسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لانے میں یکسر ناکام رہی، جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں جی ڈی پی کے تناسب سے اوسط بجٹ خسارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور سے تقریباً دگنا تھا۔ جناب اسپیکر، صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے کفایت شاری سے کام لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹیرٹی میجرز کی اناؤنسمنٹ کی اور اس کا لاگو کیا۔ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو بہت حد تک ختم کیا۔ گرانٹس کی مد میں پچھلے سال کے مقابلے میں اخراجات میں کمی کی گئی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں بجٹ خسارہ پچھلے مالی سال جو کہ جی ڈی پی کا 7.9% تھا وہ کم ہو کر جی ڈی پی کا 7% رہ گیا۔ اسی طرح بجٹ خسارے میں ایک سال میں جی ڈی پی میں تقریباً 1% کی کمی واقع ہوئی۔ یاد رہے کہ خسارے میں یہ کمی انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں ہوش ربا اضافے کے باوجود کی گئی، یعنی اگر انٹرسٹ ایکسپینڈیچر ریئلسٹک اور ریزنیبل ہوتا تو یہ کمی اور زیادہ ممکن تھی کہ 2% شاید آپ آسانی سے اچیو کر لیتے۔
جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ کو صرف 1 سال کی مدت میں 3.1% جی ڈی پی کا اس کو کم کر کے 0.5% یعنی آدھا فیصد یعنی لایا گیا۔ اس طرح 3.1% جو پرائمری ڈیفیسٹ تھا اس میں 2.6% آف جی ڈی پی میں کی کمی ہوئی۔ جناب اسپیکر، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج کی معاشی صورتحال اور عام آدمی کے لیے مشکلات پی ٹی آئی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں، بدعنوانیوں اور ناکامیوں کا نتیجہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس بات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں کہ موجودہ معاشی مشکلات اور مہنگائی کی مکمل ذمہ دار ماضی کی گزشتہ حکومت ہے۔ یہ سلیکٹڈ حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہوئے ملک کی معیشت کو شدید نقصان سے دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت میں حکومت نے مشکل ترین حالات میں حکومت کی بات گوڑ سنبھالی۔ حکومت نے اپنے سیاسی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ میری گزارش ہے کہ پاکستان کی عوام یہ پہچان لے کہ کس نے ملک کو بچانے کی کوشش کی اور کس نے پاکستان کو تباہی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دھکیلا۔ اس ضمن میں 9 مئی کو رونما ہونے والے المناک، شرمناک، ملک دشمن واقعات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھے مسلح دہشت گرد جتھوں نے پاکستان کی سالمیت، ساکھ اور قومی وقار کو مجروح کرنے کی گھناؤنی اور منظم سازش کی۔ جناب اسپیکر، پاک افواج کے شہداء کی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کیا اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کا جرم کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ دفاعی تنصیبات کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے ملک دشمن عناصر اپنی ناکام حرکتوں کی وجہ سے خود ہی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ گروہ کسی صورت بھی نرمی اور رحم دلی کے حقدار نہیں۔ ایسے تمام عناصر کو پاکستان کے قوانین کے مطابق سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ایسے ناپاک عزائم کے ساتھ ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جرات نہ ہو۔ جناب اسپیکر، ملک کی معیشت کو پچھلے 1 سال کے دوران کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلے سال پاکستان کی عوام، خاص طور پر صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو سیلاب کی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کی وجہ سے ملکی املاک اور معاشی نقصانات کا جو تخمینہ ہے وہ $30 ارب سے زیادہ ہے۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ مزید برآں اقوام متحدہ کے ادارے FAO کی تخمینے کے مطابق سال 2021 کے مقابلے میں سال 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% کا اضافہ ہوا۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خضری تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ملک میں شامل تھا، جس کی ہمیں زر مبادلہ میں ادائیگی کرنی پڑتی ہے اور یہ مہنگائی میں بھی اضافے کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی صورتحال جس میں یوکرین کی جنگ، عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور مغربی ممالک میں شرح سود میں اضافے نے ملک کو مزید معاشی مشکلات میں دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت کا دوسرا بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی آپ اپنے ایکسٹرنل ایکسپینڈیچر آپ کے وہ یعنی سنک نہیں ہوتے آپ کے ریسورسز سے، اور جو آپ کا گیپ ہے اس کو پھر اس کے لیے آپ کو موبلائز کرنے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں، فیسلٹیز یا رینیو کروانے پڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے مالی سال 2021-22 میں یہ خسارہ $7.5 ارب ہو گیا تھا۔ ان موجودہ حکومت کے بروقت اقدامات سے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تقریباً 77% کمی آئی۔ انشاءاللہ مالی سال جو 30 جون 2023 کو ختم ہوگا، اس کے اختتام پر یہ خسارہ کم ہو کر تقریباً $4 ارب رہ جائے گا، یعنی $17.5 ارب سے کم ہو کر یہ $4 ارب پہ یہ خسارہ آ جائے گا۔ تجارتی خسارہ جو کہ سال 21-22 میں
यानी ट्रेड डेफिसिट की आप बात कर रहा हूँ, 48 अरब डॉलर था। माली साल जो रवा माली साल है इसमें तकरीबन ये अमाउंट 26 अरब डॉलर मुतवक्को है। इस तरह एक साल में ट्रेड डेफिसिट यानी तजारती खसारे में तकरीबन 22 अरब डॉलर की कमी लाई गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट और तजारती खसारे में कमी लाते हुए हुकूमत ने हतमी कोशिश की कि सिर्फ लग्जरी गुड्स और दीगर गैर ज़रूरी दरामदात को यानी इम्पोर्ट्स को रोका जाए ताकि मुल्क की मुआशी पैदावारी सलाहियत में कम से कम मनफी असरात हों। जनाब स्पीकर, मौजूदा मखलूक हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया और ज़र मुआवजा के ज़खायर में गिरावट को के जो स्पीड थी उसको कम किया गया। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के नए जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर चुकी है। IMF प्रोग्राम हुकूमत की तरजीह है, इसलिए हुकूमत बाकायदगी से IMF से मुज़ाकरात को जारी रखे हुए है। हमारी हद्दुल मक़दूर कोशिश है कि जल्द से जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दस्तखत हो जाएं और प्रोग्राम का नवा जायजा IMF के बोर्ड में मुकम्मल हो। जनाब स्पीकर, हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है और इसकी हर मुमकिन कोशिश है कि अवाम को रिलीफ देने के ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम किए जाएँ ताकि अवाम को महंगाई के असरात से बचाया जा सके। महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने चंद माह पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कैश ट्रांसफ़र यानी जो हम कैश हेल्प करते हैं उसकी शरह में 25% इजाफा किया और बिस्प के बजट को 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया था। इसका इतलाक जनाब स्पीकर 1 जनवरी 2023 से कर दिया गया और जो रिसिपिएंट्स हैं बेनिफिशरीज उनको बैक डेट से वो रकूम मिल चुकी हैं। जनाब स्पीकर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निगरानी में मुफ्त आटे की तकसीम का प्रोग्राम यानी मुरतब हुआ और उस पर अमल दरामद हुआ। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ज़रिए आवाम को सस्ती यानी मार्केट प्राइस से कम कीमत के ऊपर जो अशिया फराहम की गई उसके लिए हुकूमत ने 26 अरब रुपए खर्च किए। पिछले एक माह में जनाब स्पीकर हुकूमत ने 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की। नतीजतन पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए, डीजल की कीमत में 35 रुपए और लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए कमी की गई। उम्मीद है इसके नतीजे में महंगाई में कमी आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, जुलाई 2022 से अब तक हुकूमत माजी के तकरीबन 12 अरब डॉलर की बैनुल-अक़वामी कर्जा जात की अदायगियाँ कर चुकी है और तमाम तर बैरूनी अदायगियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त हो रही हैं। इसके बावजूद मुल्की ज़खायर जो हैं वो करीबन 9 अरब 34 करोड़ डॉलर के करीब हैं और इंशाअल्लाह इसमें तवक्को की जा रही है कि आने वाले महीनों में इसमें बहुत बेहतरी आएगी। हुकूमत ने दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए काफ़ी इकदाम उठाए हैं जो कि पिछले चंद सालों में तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए थे। इसमें क्रेडिट मियाँ शहबाज शरीफ की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को जाता है और इससे मैं समझता हूँ कि मुआशी बहाली में बहुत मदद मिलेगी। हुकूमत ने गैर मुल्की ज़र मुबादला की गैर कानूनी तरसील को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी इंतज़ामी इकदाम उठाए हैं जिसके मुस्बत नताइज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत ने ज़री शोबा पर सैलाब के तबाहकुन असरात और मजमूई मुश्किलात को दूर करने के लिए 2000 अरब रुपए से ज़ायद किसान पैकेज दिया। मुझे खुशी है कि इस पैकेज की मईशत पर मुस्बत असरात नज़र आ रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद ज़री शोबा में 1.5% ग्रोथ पॉजिटिव ग्रोथ हमें मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। गंदम की बम्पर क्रॉप की वजह से 28 मिलियन टन से ज़ायद पैदावार हुई है और किसानों की आमदन में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, यही दही मईशत में 1500 से 2000 रुपए इजाफी मुंतकिल जो हुए इससे मुल्क की मजमूई मईशत पर इंशाअल्लाह मुस्बत असर पड़ेगा। बजट 23-24 के जरिए हुकूमत ज़री शोबे एग्रीकल्चर यानी सेक्टर के लिए मजीद बरात को जारी रखने का इरादा रखती है जिसकी तफसील मैं हाउस के सामने आगे चलकर पेश करूँगा। जनाब स्पीकर, उम्मीद है कि ये इकदाम मुल्क में फूड सिक्योरिटी के हवाले से अहम किरदार अदा करेंगे।
जनाब स्पीकर, रवा माली साल के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाके मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा न कर सके। हुकूमत ने इन इलाकों में बहाली का काम मुकम्मल कर लिया है। तामीर नौ के लिए हुकूमत ने 578 अरब रुपए के मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया है और इंशाअल्लाह अगले माली साल में ये इलाके मुल्क की मईशत में दोबारा अपना फाल किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, रवा माली साल में अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात की वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मनफी ग्रोथ का रुझान रहा। इसकी बड़ी वजह ज़र मुबादला की कमी थी, जिसकी वजह से खाम माल की दस्तयाबी में यानी रॉ मटेरियल में मुश्किलात इनिशियली पैदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये मुश्किलात ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए खाम माल को तरजीही बुनियाद पर एलसी खोलने की इजाज़त दी गई। हुकूमत अगले माली साल में इस रुझान को कम्प्लीटली रिवर्स करने का इंशाअल्लाह मुसम्मम इरादा किए हुए है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सनदी शोबा पर अगले साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह आलमी मंडियों में कीमतों की गिरावट, तरक्याती ममालिक में इन्वेंट्री बिल्डअप में कमी और मुल्क में खाम माल की बेहतर दस्तयाबी की वजह से इंशाअल्लाह आने वाले साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेहतरी आएगी। मंदरजा बाला इकदाम के नतीजे में जनाब स्पीकर, मुल्क की मईशत एक वल्नरेबल सूरत हाल से निकल कर स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। बजट माली साल 2023-24 के जरिए मुल्क जो इकदाम हम लेने जा रहे हैं, जिसकी तफसील में अभी हाउस में अर्ज करूंगा, इसके नतीजे में इंशाअल्लाह ये मुल्क स्टेबिलिटी से अब ग्रोथ यानी तरक्की की तरफ अपना सफर गामजन करेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, अब मैं आपको बजट माली साल 2023-24 के अमूमी सिमत के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। मईशत में बेहतरी की सिमत के बावजूद अभी भी मईशत को हम सबको पता है कि काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। इन हालात के मद्देनज़र हमने अगले माली साल के लिए तरक्की का हदफ सिर्फ 3.5% रखा है, जो कि एक मॉडेस्ट टारगेट है। जल्द ही मुल्क में जनरल इलेक्शन होने वाले जो शेड्यूल्ड हैं, इसके बावजूद अगले माली साल के बजट को एक इलेक्शन बजट की बजाय एक जिम्मेदाराना बजट के तौर पर तरतीब दिया गया है। ये इलेक्शन बजट अगर होता तो इसकी खदोखाल कुछ और होती, लेकिन हुकूमत का ये फैसला था कि हमने पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान के मुआशी इंडिकेटर, पाकिस्तान की मैक्रो डायरेक्शन, उसको हमें मद्देनजर रख के बजट बनाना है। ये मुझे गाइडेंस थी वज़ीर आज़म की और अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट को उसी तरह तरतीब दिया गया है। जब इसके आप खदोखाल देखेंगे और कोई भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो है वो कहेगा कि ये मुल्क की तरक्की के लिए बजट है, इसमें कोई सियासी ऑब्जेक्टिव नहीं है। जनाब स्पीकर, हमने भरपूर मुशावरत के बाद उन एलिमेंट्स ऑफ रियल इकोनॉमी को मुंतखब किया है जिनकी बदौलत मुल्क कम से कम मुद्दत में दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। बजट तजावीज़ में हमारी तरजीह ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ है, जिसकी मैं अब ब्रीफ तफसील जो है वो मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले एग्रीकल्चर यानी ज़राअत का शोबा, इसका मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अगले माली साल में इस शोबे के लिए मंदरजा झैल इकदाम करने की तजावीज़ है। ज़री कर्ज़ों की हद को जो इस साल वज़ीर आज़म ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है ज़री कर्ज़े। जनाब स्पीकर, बिजली और डीजल के बिल किसान के सबसे बड़े अखराजात में शामिल हैं। अगले माली साल में वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। नंबर 3, म्यारी बीज यानी हाइब्रिड सीड या बेटर या बेस्ट सीड ही असली फसल की अच्छी फसल की बुनियाद है। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए इनकी इंपोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। इस तरह सैपलिंग्स की दरामद यानी इंपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। मौसमी तब्दीली की वजह से हार्वेस्टिंग की मुद्दत कम से कम होती जा रही है।
ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان نے تیسری فصل بھی اٹھانی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پکی ہوئی فصل کو جلد سے جلد اس کو سنبھال لے۔ اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے۔ چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ایگرو انڈسٹری یعنی ایگریکلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے، یہ دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، زرعی اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے۔ اس میں اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیسڈ یونٹس جو انڈسٹریل یونٹس ہوں گے، جن کا سالانہ ٹرن اوور پہلے بہت تھوڑا تھا، وہ پہلے 25 کروڑ تھا، 80 کروڑ روپے تک ہوگا، ان کے تمام ٹیکسز 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوں گے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح بزنس اور ایگریکلچر لون سکیم متعارف کی جا رہی ہے۔ یہ جو پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون سکیم ہے، اس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان قرضوں کو جاری رکھا جائے گا اور اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں یعنی 2023-24 میں مارک اپ سبسڈی کے لیے، کیونکہ یہ کنسیشنل اور سستے ہیں، تو حکومت پاکستان اس کا ڈفرینشل پھر پے کرتی ہے۔ اس کے لیے اس بجٹ میں 10 ارب مختص کیے جا رہے ہیں۔ درآمدی یوریا کھاد جو ہے، اس پر سبسڈی کے لیے اگلے سال بھی 6 ارب ڈالر ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر یعنی کم منافع پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے جو کہ اس کے بجٹ میں ایلوکیٹڈ ہے۔ یہ جناب میں نے یہ جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ ایگریکلچر کے بارے میں دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم کی جو ویژن ہے اور جو اس حکومت کا ایک پلان ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے جلدی، کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے آپ کو بہت جلد آپ کو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں۔ اس کی جو گیسٹیشن پیریڈ ہے وہ مہینوں میں ہے، وہ سالوں میں نہیں ہے، جیسے کہ انڈسٹری لگانے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام اقدامات جو کہ کابینہ نے منظور کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی انیشیٹو تھے، آج کی منظوری کے بعد میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ تو دوسرا جو میجر جو سیکٹر ہے جس میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان بڑا لیپ فارورڈ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انیبلڈ سروسز، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز۔ میں اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے۔ آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز معیشت کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے اور اس کی ایکسپورٹ میں نمایاں اور ان کی برآمدات میں نمایاں حصہ ہے۔ عالمی معیشت میں مسائل کی وجہ سے یہ شعبہ بھی مشکلات کا شکار ہوا، پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ شعبہ آنے والے سالوں میں انجن آف گروتھ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان اپنا کاروبار کرنے والے فری لانسرز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ جناب اسپیکر، یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ فری لانسرز کے حوالے سے پاکستان آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز میں دنیا کے دوسرے نمبر پر ریکگنائز ہو رہا ہے۔ ان کو درپیش مسائل کا حل عمومی طور پر اس شعبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے حکومت نے جو اقدامات کا فیصلہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس پہلے ہی صرف 0.2% 25 یعنی 0.25% کی ریاتی شرح لاگو ہے، فلیٹ اس پہ ہے۔ یہ سہولت ابھی ختم ہونے جا رہی تھی،
इस सहूलत को 30 जून 2026 तक जारी रखा जाएगा और ये एग्जम्पशन 3 साल के लिए मजीद इसको तौसीह दी जा रही। फ्री लांसर को माहाना सेल टैक्स गोशवारे जमा करने की दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। कारोबारी माहौल में आसानियां पैदा करने के लिए $24,000 तक सालाना की एक्सपोर्ट पर फ्री लांसर को सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से एग्जम्प्ट करार दिया जा रहा है और इसके अलावा उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया है कि उनकी सिर्फ सिंपल एक सादा एक सवे की इनकम टैक्स रिटर्न होगी और उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को इजाजत होगी कि वो अपनी बरामदात यानी एक्सपोर्ट की 1% की बराबर, यानी अगर 100 मिलियन है तो 1 मिलियन के बराबर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के इंपोर्ट कर सकेंगे। इन दरामदात की हद जो है वो $50,000 सालाना मुकर्रर की गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पेशल डायरेक्टिव था कि जी इनको 1% इनकी एक्सपोर्ट जो है रेवेन्यू इनको इनकरेज करने के लिए इनको आप इजाजत दें कि $50,000 सालाना तक वो ड्यूटी फ्री जो अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मंगवाना चाहिए वो उनको दे, तो ये भी किया जा रहा है। अगली जो है आईटी और आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्टर्स के लिए ऑटोमेटेड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जारी करने को यकीनी बनाया जाएगा। उनकी एक है कि हमें जब वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है तो हमारा इतना जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत लंबा अरसा करता है, उसको ऑटोमेट किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी उनको ये जो सर्टिफिकेट जब उनको चाहिए हो तो उनको मिल जाए। आईटी शोबा को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया जा रहा है। ये एक बड़ा हम मेजर स्टेप ले रहे हैं। पूरे के पूरी आईटी शोबा को, इंफॉर्मेशन को शोबा को एसएमईज का दर्जा दिया जा रहा है, जिससे इस शोबे को कम इनकम टैक्स जो एसएमईज पे लगता है, स्पेशल रिड्यूस रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनको उसका फायदा मिलेगा और इनके ऊपर एसएमईज की डिक्लेरेशन की वजह से इनके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स रजीम नहीं होगी, कंसेशनल इनकम टैक्स इन पर लागू और इनको ये बहुत बड़ा फायदा होगा। अगला जो हमने जो एक और इसमें इस बजट में इकदाम पेश कर रहे हैं, आईटी के कारोबार की मॉनिटरिंग के लिए वेंचर कैपिटल की बहुत अहमियत है। जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं होता, उनको जानता नहीं है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो वज़ीर शहबाज शरीफ का ये सोच थी कि हम इस बजट में 5 अरब रुपए से ये वेंचर कैपिटल फंड कायम करें ताकि जो नए यंग और यूथ जो इस कारोबार में आए उसको कम से कम कर्जा मिल सके जो अब नहीं मिलता। तो 5 अरब मुख्तस किया जा रहा है इस बजट में इस काम के लिए, वेंचर कैपिटल फंड फॉर आईटी। जनाब स्पीकर, इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हदूद में आईटी सर्विसेज पर जो सेल टैक्स इस वक्त 15% है, 18 नहीं है, 15% है। इसको मजीद कम करके सिर्फ 5% किया जा रहा है, 15% से 5% किया जा रहा है। आईटी के शोबों में कर्जाजात की फराहमी को तरगीब के लिए बैंकों को इस शोबा में 20% के रियायती टैक्स का इस्तेफादा हासिल होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आईटी के शोबे को यानी प्रमोट कर रहे हैं कि अगर इस शोबे को बैंक जो हैं वो कर्जा देंगे तो उनका जितना टैक्स बिल होगा उसमें उनको 20% रियायती टैक्स का उनको एक स्पेशल कंसेशन मिलेगी, वो सिर्फ 20% उसको एग्जम्पशन उसमें होगी जी। लास्टली, अगले माली साल में 50,000 आईटी ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए स्कीम तैयार करके उसको रोल आउट किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, तीसरा जो अहम शोबा है जिसपे पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ और तरक्की में बहुत तेजी से कंट्रीब्यूशन हो सकती है, वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमईज। इस तबके का, इस सेक्टर का मईशत की कलीदी रोल होता है, कलीदी हैसियत ये तबका रखता है। बदकिस्मती से हमने इनकी नशो नमा पर उतनी तवज्जो नहीं दी कि वो अपनी इस्तादाद के मुताबिक मईशत में अपना हिस्सा डाल सके। बजट माली साल 23-24 में इस हवाले से मंदरजा झैल इकदाम किए जा रहे हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और एसएमईज की हौसला अफजाई के लिए इन शोबों को कर्जा फराहम करने वाले बैंकों को ऐसे कर्जों से होने वाली आमदन पर
39% کی بجائے 20% ٹیکس کی سہولت ہوگی، اور یہ کنسیشن اگلے 2 سال یعنی 30 جون 2025 تک میسر ہوگی۔ دوسری، ایس ایم ایز کے ٹیکس براعت کے نظام کو وسعت دے کر ایس ایم ایز کا ٹرن اوور تھریش ہولڈ جو کہ اس وقت 25 کروڑ ہے اس کو بڑھا کر 80 کروڑ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، پی ایم یوتھ لون پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروبار کو رعایتی قرضوں کی فراہمی کے لیے اس مالی سال میں 10 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں۔ اگلا چوتھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک اسکیم ایس ایم ایز کے قرضوں کی صرف 6% مارک اپ پر ری فائنانس کے لیے موجود ہے، لیکن بینک ایس ایم ای کی کریڈٹ ہسٹری، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے مارے جائیں گے، حالانکہ 6% پہ اور ڈفرینس اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے، لیکن وہ پھر بھی لون ان چھوٹے ایس ایم ایز کو نہیں دیتے۔ اس کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قرضوں کا اگر وہ نہیں دیں گے تو 20% جو ہے اس کو پاکستان، حکومت پاکستان، وہ رسک حکومت پاکستان کا ہوگا۔ میں مثلا اگر 25 روپے اس کا بیڈ لون ہے اور 100 ٹوٹل لون تھا 25%، تو 20% جو پہلا ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی، صرف انکریج کرنے کے لیے کہ ان کو ایس ایم ایز کو لون دیا جائے۔ اسی طرح ایس ایم ای آسان فائنانس اسکیم ایک تھی، وہ بالکل نان فنکشنل ہے، اس کو دوبارہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ایس ایم ایز کے لیے علیحدہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے قیام کی تجویز ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ بینک جو ہے وہ ان کی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، اس کی کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اسپیشل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے ایک پروفیشنل ادارہ ہوگا تو پھر بینک ذرا کمفرٹیبل ہوں گے ان کو لون دینے کے لیے۔ یہاں پہ والا چوتھی جو پرائرٹی ایریا ہے اس حکومت کا، وہ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات ہیں، یعنی انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ سیکٹرز۔ صنعتی بالخصوص ایکسپورٹ جو صنعت ہے وہ ملک کی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ایکسپورٹس کی ترویج کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ کونسل ہر سہ ماہی میں کم از کم ایک میٹنگ منعقد کرے گی اور ایکسپورٹس کے بارے میں جو معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ کرے گی۔ خواجہ صاحب تہاڈا پرپوزل ہے جی۔ اگلا جناب، میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی ترویج کے لیے کسی بھی آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ اگلا، ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ اس کے تحت ایکسپورٹر کی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تمام لسٹڈ کمپنیز پر جو منیمم ٹیکس 1.25% ہے اس وقت، اس کو کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مقامی طور پر تیار نہ ہونے والے سنتھیٹک فلامنٹ یارن پر 5% جو اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس طرح پیٹ سکریپ پر کسٹم ڈیوٹی جو اس وقت 20% ہے اس کو کم کر کے 11% کیا جا رہا ہے۔ کیپیسیٹیٹرز، ایڈہیسو ٹیپس، مائننگ مشینری، رائس مل مشینری، مشین ٹولز اور مینوفیکچرز کے دوسری ایسی اشیاء جو ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے اس کے اوپر استثناء دیا جا رہا ہے اور ڈیوٹی ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں عرض کروں گا کہ ہمارے اوورسیز جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ ایک بہت ہی اہم اپنا معیشت میں ان کا ایک حصہ ہے۔ ریمیٹنسز، فورن ریمیٹنسز جو زر معادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہے، ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترسیلات زر یعنی فورن ریمیٹنسز ہماری ایکسپورٹس کا 90% کے برابر ہے۔ یعنی جتنی ہماری ایکسپورٹس ہے پاکستان کی، وہ 90% ایکسپورٹس کا فورن ریمیٹنسز آپ کے پاکستانی بہن بھائی آپ کو بھیجتے ہیں۔ یہ اس طبقے کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو یہ اپنے ملک میں
अपना एक हिस्सा डालते हैं इकोनॉमी में और मईशत में, उसके लिए चंद कंसेशंस की अनाउंसमेंट की जा रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से फॉरेन रिमिटेंस के जरिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदेंगे, इस वक्त उनके ऊपर मौजूदा एक फाइनल टैक्स 2% से लिया जा रहा है, यानी इस वक्त पाकिस्तान में ये लागू है, इस टैक्स को खत्म किया जा रहा है उनके लिए। नंबर 2, रिमिटेंस कार्ड जो कि ऑलरेडी 3 कैटेगरीज चल रही हैं, उसमें एक नए कार्ड का इजाफा किया जा रहा है। वो कार्ड डायमंड कार्ड होगा जो कि सालाना $50,000 से जायद रिमिटेंस भेजने वालों को जारी किया जाएगा। इस कैटेगरी के लिए मंदरजा झैल मुराद दी जाएंगी। नंबर 1, उनको नॉन प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस दिया जाएगा। नंबर 2, उनको ग्रेडिस पासपोर्ट पाकिस्तान का दिया जाएगा। नंबर 3, प्रेफरेंशियल एक्सेस टू पाकिस्तानी एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट जहां वो होंगे उनको मिलेगी। नंबर 4, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर एक फास्ट टैक्स इमिग्रेशन की सहूलत उनको मुयसर होगी। जनाब स्पीकर, रिमिटेंस कार्ड होल्डर को कुरा अंदाजी के जरिए बड़े इनामात देने के लिए स्टेट बैंक के जरिए एक स्कीम का इजरा किया जाएगा। जनाब अगला शोबा तालीम के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। जनाब स्पीकर, तालीम की अहमियत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। गो कि ये सब्जेक्ट सूबाई जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक इसकी तरवीज में अपना भरपूर हिस्सा डालता है। इस सिलसिले में जो इकदामात इस बजट के हवाले से हैं, मैं वो मोटे मोटे पॉइंट्स अर्ज करूंगा। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट एक्सपेंडिचर जो बजट आपके सामने किताबों में पेश है, 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये 135 अरब हायर एजुकेशन पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए ये हुकूमत इस बजट में माली साल 2023-24 के लिए इसने रखे हैं 135 अरब। इसी तरह तालीम के शोबे में माली मुआवनत के लिए एक पाकिस्तान एंडोमेंट फंड का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ये फंड मेरिट की बुनियाद पर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालबात को वज़ाइफ स्कॉलरशिप फराहम करेगा। हमारा हदफ ये है कि किसी होनहार तालब इल्म को वसाइल में कमी की वजह से आला तालीम से महरूम ना होना पड़े। आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। ये वर्चुअली वो स्कीम जो है वो उसको इधर भी अब तरजीह के तौर पे इस बजट के जरिए रोल आउट किया जा रहा है, इसको लगाया जा रहा है। अगली लैपटॉप स्कीम भी शहबाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और लैपटॉप स्कीम गो टुगेदर। तो उस स्कीम जो कि सूबा पंजाब में इन्होंने 2013-18 के दौरान बड़ी कामयाबी से चलाई थी, रवा माली साल में वफाकी हुकूमत ने जो ये माली साल जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, इसमें ऑलरेडी 1 लाख मेरिट बेस्ड डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप मौजूद है और वो उसकी कंसाइनमेंट्स आ रही हैं, ऑलरेडी बजटेड हैं, पेमेंट्स हो रही है और वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके अलावा आइंदा माली साल के लिए भी 10 अरब रुपए की लैपटॉप ऐसे बच्चों के डिजर्विंग के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं इस बजट में, ताकि अगले माली साल में भी वो लैपटॉप्स मजीद 1 लाख लोगों को मिले। खेल की तालीम का एक लाजमी हिस्सा है। बजट में स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल खेलों में तरक्की के लिए 5 अरब रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगला शोबा मैं अर्ज करूंगा विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। बजट में विमेन एम्पावरमेंट के लिए इस हुकूमत ने 5 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। इसमें स्किल डेवलपमेंट, कारोबार के लिए सस्ते कर्जे और कारोबार चलाने के लिए तरबियत जैसे मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कारोबारी खवातीन के लिए टैक्स की शरह में भी छूट दी जाएगी। अगला शोबा जनाब स्पीकर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप है। हमारे मुल्क के नौजवान हुकूमत की खास तवज्जो के मुतकाजी हैं, क्योंकि आज के नौजवान ही इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। वो कौमी तरक्की और खुशहाली में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए तजवीज़ है कि आइंदा 3 वर्ष तक किसी नौजवान या नौजवान पर मुश्तमिल AOP की तरफ से शुरू किए जाने वाले कारोबार से होने वाली आमदनी पर टैक्स की शरह में 50% कमी कर दी जाए।
ये रायत इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सूरत में 20 लाख रुपए तक और कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए कारोबार के मालिक की उम्र 30 साल तक हो और ये कारोबार 1 जुलाई 2023 के बाद शुरू किया जाए और इस कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों से इस स्कीम के वजह से नौजवान इसकी तरफ राग़िब होंगे और इंशाअल्लाह इसके यानी डिविडेंड्स पाकिस्तान को मिलेंगे। ये बिजनेस आइडिया के ये फ्यूचर लीडर्स हैं और इसके लिए स्कीम जो है आधा टैक्स यानी जो स्कीम है यूथ के लिए ये एक स्पेशल स्कीम इंट्रोड्यूस की जा रही है। अगली यूथ के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी यूथ प्रोग्राम फॉर स्मॉल लोन्स जो अपना कारोबार रियाती रेट यानी इंटरेस्ट रेट पे या मार्कअप रेट पे लेते हैं, उस कर्जा जात की फरामी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स प्रोग्राम के तहत नौजवानों को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिलवाने के लिए 5 अरब रुपए इस बजट में मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगला शोबा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की हौसला अफजाई के हवाले से है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुआशी पैदावार में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस शोबा में 40 से ज़्यादा सनतें जुड़ी हुई हैं। बिल्डर्स और आमतौर पर नए घर और इमारतों की तामीर पर मराद देने के लिए आइंदा 3 साल तक कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज की कारोबारी आमदनी पर टैक्स की शरह में 10% या 50 लाख रुपए दोनों में से जो रकम कम हो रियायत दी जाएगी। 10% या 50 लाख रुपए उनको रियायत दी जाएगी टैक्स की, जो उनका टैक्स बिल बनेगा। और वो अफराद जो अपनी ज़ाती तामीरात करवाएंगे यानी कंस्ट्रक्शन अपनी ज़ाती रहने के लिए, उन्हें 3 साल तक 10% टैक्स क्रेडिट या 10 लाख रुपए जो भी रकम कम होगी वो रियायत देने की तजवीज़ है। इस कंसेशन का इतलाक 1 जुलाई 2023 और इसके बाद शुरू होने वाले तामीराती मनसूबों पर होगा। जनाब स्पीकर, इसके अलावा इसी सेक्टर में एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट जिसे कहते हैं, उसके मुतल्लक जो टैक्स मराहत माजी में दी गई वो इस साल 30 जून 2023 को वो ख़त्म हो रही हैं। इस एग्जम्पशन को एक साल मज़ीद 30 जून 2024 तक इसको एक्सटेंड किया जा रहा है और ये एग्जम्पशन उनको अवेलेबल होगी। जनाब स्पीकर, मुल्क के पिछड़े हुए तबकात की माली मुश्किलात को कम करना भी इस बजट की अहम तरजीहात में शामिल है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। माली साल 21-22 में इस प्रोग्राम के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए थे। मौजूदा हुकूमत ने 22-23 में इसको 30-60 अरब रखे बजट में, जबकि रवा साल के दौरान माली साल में 40 अरब का मजीद इजाफा किया। तो वर्चुअली ये 2 साल के दरमियान यानी 21-22 माली साल और 22-23 के दरमियान इसमें जो एक्चुअल इजाफा हुआ वो 150 अरब का हुआ। 250 अरब से 360 और 360 से माली साल के दौरान आपको याद होगा कि हम एक सप्लीमेंट्री मनी बिल लाए थे यहाँ चंद महीने पहले, उसमें ये 40 अरब उसके ज़रिए इजाफा किया गया था। तो अगले आने वाले साल के लिए ये 400 अरब को मज़ीद बढ़ाकर अपने ये जो हमारे कम इनकम के बहन भाई हैं इनकी हेल्प करने के लिए 450 अरब इसको एलोकेट किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत चंद जो अहम स्कीम्स हैं मैं ब्रीफली इस हाउस से शेयर करने की इजाज़त मांगता हूँ। जनाब स्पीकर, माली साल 23-24 में विस्प के तहत 93 लाख खानदानों को 8,750 रुपये फ़ी सेमाई के हिसाब से बेनज़ीर कफालत कैश ट्रांसफ़र की सहूलत मुयसर होगी, जिसके लिए 346 अरब मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत यह भी ऐलान करती है कि आंदा माली साल में इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें मज़ीद इजाफा भी किया जाएगा। नंबर 2, बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 60 लाख बच्चों से बढ़कर 83 लाख बच्चों तक किया जाएगा, जिनसे 52% तादाद बच्चियों की होगी। इस मकसद के लिए 55 अरब रुपए से ज़ायद रकम इस बजट में रखी जा रही है। 92,000 तालब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिसके लिए इस बजट में 6 अरब रुपए इस स्कीम के तहत रखे गए हैं। इसी तरह बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम तमाम अजला में जारी रहेगा और प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 15 लाख की जाएगी, जिसके लिए 32 अरब रुपए की रकम
इस बजट में यानी मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए 35 अरब रुपए जो मुस्तहिक अफराद के लिए आटा, चावल, चीनी, दालें और घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। इंशाअल्लाह इस बजट में इस काम के लिए 35 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इसी हवाले से मुस्तहिक जो अफराद हैं उनके इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल को 4 अरब रुपए फराहम करने की इस बजट में एलोकेशन शामिल है। जब यूनानी अद्वियात आम तौर पर देहाती और कम आमदनी वाले अफराद इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सहूलत के लिए यूनानी अद्वियात पर सेल टैक्स की शरह सिर्फ 1% की जा रही है। इसी तरह जो सेकंड हैंड क्लोथ्स हैं, हमारे बहुत बहन भाई हैं और वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। किसका दिल चाहता है कि मैं सेकंड हैंड या इस्तेमाल शुदा कपड़ा खरीदूं? इसके ऊपर इस वक्त 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है। आज के दिन इस ड्यूटी को खत्म किया जा रहा है। इसी तरह जनाब स्पीकर, नेशनल सेविंग सेंटर्स के जरिए कम आमदन वाले लोगों के लिए माइक्रो डिपॉजिट की नई स्कीम का इजरा 1 जुलाई 2023 से शुरू किया जाएगा, जिस पर शरह मुनाफा वो निस्बतन ज़्यादा होगा जो एवरेज दूसरे बैंक या इवन नेशनल सेविंग की स्कीम्स हैं। ये कम आमदन वालों के लिए स्पेशल स्कीम होगी। जैसे आपको याद होगा, पेंशनर्स के लिए एक बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं, उस पर हम आएंगे लेटर। तो ये उनके लिए ये अकाउंट डिजिटली खोलने की सहूलत भी मुयसर होगी। जनाब स्पीकर, अब मैं शोबा तवानाई की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए दरामदात पर इन्हिसार करता है। इन दरामदात की कीमत में इजाफा इन्फ्लेशन की एक अहम वजह है। इस कीमत में कमी करने के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तानी को कोयले के इस्तेमाल और सोलर एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए पुख्ता इरादा रखती है। इस सिलसिले में कुछ इक़दामात इस बजट में के ज़रिए किए जा रहे हैं। नंबर 1, कोयला से चलने वाले बिजली के कारखानों को तरगीब दी जा रही है ताकि वो मुकामी कोयला इस्तेमाल करें और रॉ बैटरीज और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और रॉ मटेरियल को कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जा रहा है। इन पे कस्टम खत्म की जा रही है। बैटरीज, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स में रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आज आयद है, लागू है इस मुल्क में, उसको फौरी तौर के ऊपर खत्म किया जा रहा है। रिफाइंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल हमारी एनर्जी की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा है। माजी में कई बार मुल्क में इन मसनूआत की किल्लत भी पैदा हुई, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में तातुल आया। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इजरा किया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत जो बैरूनी सप्लायर हैं अपने माली वसाइल से इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दरामद करके ड्यूटी दिए बगैर बॉन्डेड बल्क स्टोरेज में जखीरा कर सकेंगे और बवक्त जरूरत रिफाइनरी या ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो खरीदना चाहे उस वक्त ये फॉरेन सप्लायर से एक तो टाइम की बचत होगी। जनाब स्पीकर, आपकी एलसीज के ऊपर जो रिकन्फर्मेशन कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा, वो बचेगी और आपके मुल्क में आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, आपके मुल्क में वो स्टोर हुआ होगा, तो ताकि आइंदा ये जो सप्लाई चेन कभी कम हो जाता है या खुदा ना खास्ता किल्लत का हो, वो खदशा दूर हो जाएगा। तो हुकूमत ये पॉलिसी है, इसको असूली तौर पर इसका फैसला हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मंजूरी दे दी है और अनकरीब ये इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट में ये इंशाल्लाह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पेश करेगी और वहाँ से अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह जो काबीना की मंजूरी के बाद ये मुल्क में लागू होगी। वज़ीर आज़म की हदायत है कि जितनी जल्दी हो सके, लेकिन नॉट लेटर दैन 30 जून ये पॉलिसी मुल्क में नाफिज अमल हो जाएगी इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रवा माली साल 2023 के नज़रसानी शुदा बजट के अहम नुकात पेश करता हूँ।
FPR के मुहासिल रवा माली साल में 7,200 अरब रहने के लगभग इसका एस्टीमेट है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,618 अरब होने की तवक्को है। इस तरह वफाक के मुहासिल 4,699 रुपए होंगे। कुल अखराजात का तखमीना 11,090 अरब रुपए है। PSDP के मद में अखराजात 567 अरब तक का एस्टीमेट है। दिफा पर 1,510 अरब खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात 553 अरब, पेंशन्स पर 654 अरब, सब्सिडीज की मद में 1093 अरब और ग्रांट्स की मद में 1090 अरब इस रवा माली साल में खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं अगले माली साल यानी 2023-24 के अदाद शुमार पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगले माली साल के लिए मुआशी शरह नमू यानी GDP ग्रोथ 3.5% रहने का जो मैंने तखमीना अर्ज किया, और जबकि अफराद ज़र जो कि मतवक्को है अगले साल 21%, बजट खसारा हमने मजीद कम करके जो इस साल 1% कम करके 7% पे है, इसको 6.54% और प्राइमरी डेफिसिट की बजाय प्राइमरी सरप्लस का हदफ रख रहे हैं GDP का 0.4%। इस तरह अगले माली साल में जो हमारी एक्सपोर्ट्स का हदफ $30 अरब और जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, जो मैंने आपको सारे उसके इंसेंटिव्स और उनके जो स्पेशल उनको कंसेशन मिलेंगी, तो इसका हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 33 अरब इंशाअल्लाह हमारी फॉरेन रेमिटेंस होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल FPR का जो यानी एस्टिमेटेड मुहासिल का तखमीना है 9,200 अरब है, जिसमें सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपए होगा। इस तरह वफाकी नॉन टैक्स महसूलात यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में जो हमारी प्रोजेक्शन है अगले साल के माली साल के लिए 2,963 अरब है। वफाकी हुकूमत की इस तरह कुल आमदनी सूबों का हिस्सा देने के बाद और नॉन टैक्स रेवेन्यू को ऐड करने के बाद 6,887 अरब रुपया होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 रुपये होगा, जिसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 7,303 अरब रुपये होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल PSDP के लिए 950 अरब रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के जरिए 200 अरब रुपए की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्याती बजट यानी PSDP पाकिस्तान का जो हमारा कोर एक डेवलपमेंट फंड है, जिससे पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में दोबारा गामजन होगा इंशाअल्लाह, 1150 अरब रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस बजट में एलोकेट किया जा रहा है। जनाब 1150 अरब पाकिस्तान का PSDP फॉर नेक्स्ट ईयर। मुल्क की दफा के लिए इसमें 1804 अरब, सिविल इंतजामिया के लिए 714 अरब, पेंशन की मद के लिए 761 अरब सिविल एंड मिलिट्री बोथ, बिजली गैस और दीगर शोबाजात के लिए 1074 अरब सब्सिडी के तौर पर रखे जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जो जमशुदा अजला हैं यानी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, इसी तरह बिस्प, हायर एजुकेशन, रेलवेज और दीगर महकमों के लिए टोटल 1,464 अरब रुपए की ग्रांट इस बजट में मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, वर्किंग जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ये इसका इजरा किया जा रहा है। आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया जाएगा। इसके अलावा माइनॉरिटीज़, अक़लियतें यानी स्पोर्ट्स पर्सनस और तालब इल्मों के फलाह बहबूद के लिए भी इस बजट में फंड्स फराम किए गए हैं। जनाब स्पीकर, पेंशन के मुस्तकबिल के अखराजात की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए एक पेंशन फंड क़याम करने की तजवीज़ है, क्योंकि हमारा पेंशन का जो लायबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती अभी करीबन 760 अरब अगले साल मतवक्को है। तो हमें अभी इसके लिए कोई प्लानिंग करनी होगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि इसके लिए एक पेंशन फंड का क़याम किया जाए। इट्स ऑलवेज द फर्स्ट डे टुवर्ड्स ए लॉन्ग जर्नी, ताकि हम आने वाले दिहाइयों में इस यानी बड़ा
मुश्किल चैलेंज से डील कर सके, उससे निपट सके। जनाब स्पीकर, अब मैं कुछ तरक्याती बजट के हवाले से मुल्क की तामीर और तरक्की में, जो कि एक अहम, जैसे मैंने कहा, किरदार अदा करता है, मईशत की इस्तेदाद कार में इजाफा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, अफरादी तरक्की, रीजनल एक्विटी और इन्वेस्टमेंट के इजाफे जैसे मकासद इसी PSDP के जरिए मुमकिन होते हैं। अगली माली साल में जहां वफाकी हुकूमत 1150 अरब डेवलपमेंट बजट पिच कर रही है, उसी तरह सूबों के तरक्याती प्रोग्राम का हुजम भी जो हमें कम्युनिकेट किया गया है वो 1559 अरब रुपए है। ये आप NFC अवार्ड से फिस्कल स्पेस जब देते हैं तो माशाल्लाह अब उनमें कैपेसिटी है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को भी मिल के पीछे छोड़ दें। तो फेडरल तरक्याती बजट 1150 अरब अगले साल का और सूबों का 1559 अरब, ये मिला के ये 2709 अरब का तरक्याती बजट इंशाअल्लाह अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ और इफेक्टिव तरीके के साथ और एफिशिएंसी के साथ जब खर्च होगा तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की जो तरक्की का हदफ है बड़ी आसानी से उससे अगले माली साल में अचीव होगा। ये जो रकम है जो मैंने अर्ज किया 2709 मुल्की यानी तरक्याती बजट, ये GDP का 2.6%। चूँकि हुजम बहुत बढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि हमने मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में ये इसको 5% तक ले गए थे नेशनल को। हमारा जो फोकस होना चाहिए एज ए नेशन, एज ए कंट्री, कि हम इसको जितना बढ़ा सके, इसी से आपके जो तरक्की के रास्ते खोलेंगे। और जैसे मैंने तमाम जो फ़ायदे गिनवाए हैं, तो पिछले 4 साल की तबाही और बर्बादी की वजह से हमारे तरक्याती वसाइल और बजट आधे रह गए हैं। यानी 1001 बिलियन 2017 में था और अब जो साल खत्म हो रहा है 567 अरब है फेडरल बजट। तो अगर ये उसी स्पीड से चलता तो आज हम पता नहीं कहाँ पहुँचते। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि तरक्याती ज़रूरियात में कई गुना इजाफा हो चुका है। ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि तरक्याती अखराजात मुल्क की अहम तरीन तरजीहात पर खर्च किए जाएँ। PSDP के जो नुमाया कुछ खसूसियात हैं, मैं समझता हूँ कि उसको रोल आउट करना अकॉर्डिंग टू दी ट्रेडिशन ऑफ दिस हाउस, वो मैं पेश करने की इजाज़त मांगता हूँ। 80% जो तकमील वाले मंसूबे होंगे, यानी 80% मुकम्मल हो चुके हैं, तो आने वाले माली साल में जो PSDP है उनको तरजीह दी जाएगी ताकि वो जून 2024 तक मुकम्मल हो जाए और वो ऑपरेशनल हो जाए। ये नंबर 1 तरजीह है इस हुकूमत की। नंबर 2, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए PSDP का 52% हिस्सा मुख्तस किया गया है। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए मुजवजा रकम 267 अरब जो कि कुल हुजम का 28% है। वाटर सेक्टर के लिए 100 अरब 11% है टोटल का। तवानाई के शोबे के लिए 89 बिलियन 99 अरब कुल मुख्तस का 9%। फिजिकल प्लानिंग हाउसिंग के लिए 43 अरब यानी टोटल रकम का 4% है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मतवाजन तरक्की के लिए 108 अरब रखने की तजवीज़ है, जिनमें से 57 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स यानी जमशुदा अजला के लिए, 32.5 अरब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए, 28.5 अरब रुपए गिलगित बल्तिस्तान के लिए रखे गए हैं ताकि इन इलाकों में तरक्की के जो मंसूबे हैं उनको इतना ऊपर लाया जाए ताकि बकाया जो हमारे दूसरे मुल्क के हिस्से हैं उसके कम से कम जो गैप है उसको कमी की जाए। SEZs की तेज़ रफ्तार तकमील के लिए निगरानी और CPEC के तहत मुख्तलिफ मनसूबों की बहाली का प्रोग्राम है। मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात के असरात कम करने के लिए मुल्क की तामीर नौ और बहाली के लिए तरतीब दिए गए फ्रेमवर्क जिसे हम 4RFs कहते हैं के तहत वज़ा करदा हिकमत अमली और क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स एंड एक्विटी एंड एम्पावरमेंट, जिसको हम 5E's या पाकिस्तान का नाम दिया है, ये तमाम जो प्लान्स हैं ये इसी ओवरऑल इस स्कीम का हिस्सा हैं। समाजी शोबे की तरक्की के लिए जनाब स्पीकर 244 अरब रखे गए हैं, जिसमें तालीम बशमूल आला तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब एलोकेट किए गए हैं।
जनाब स्पीकर, साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि पैदावारी शोबे, सनत, मादनियात, ज़राअत के लिए 50 अरब रुपए रखने की तजवीज़ इस बजट में शामिल है। जनाब स्पीकर, नौजवानों की फलाह, स्पोर्ट्स और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हुकूमत ख़ास तवज्जो दे रही है ताकि नौजवानों को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाए। इसी तरह बलूचिस्तान के मनसूबों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि उस खित्ते में दीगर इलाकों की निस्बत तरक्की जो है वो ज़्यादा तेज़ी से करे, ताकि जो गैप है उसको कम किया जा सके। जनाब स्पीकर, बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की बेहतरी के लिए 107 अरब रुपए इस बजट में एलोकेट किए जा रहे हैं। मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 41,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसमें पन बिजली का हिस्सा 25% है। मौजूदा हालात में ज़रूरी है कि बिजली की पैदावार में मुल्क की वसाइल और रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि मुल्क की दरामदात को कम किया जा सके और बिजली की पैदावारी लागत में कमी लाई जा सके। इसके साथ साथ बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाना भी हुकूमती तरजीहात में शामिल है। PSDP में ज़्यादातर तवज्जो तरसीली निज़ाम की बेहतरी, रिन्यूएबल एनर्जी और आबी वसाइल वाटर रिसोर्सेज के इस्तेमाल में इजाफे पर मरकूज़ की गई। जनाब स्पीकर, बिजली के शोबे में कोयला से चलने वाले जामशोर प्लांट जो 1200 मेगावाट की तकमील के लिए अगले साल 12 रुपए की एलोकेशन है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 500 kV ट्रांसमिशन लाइन के मनसूबों को आगे बढ़ाने के लिए 16 अरब रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। NTDC के मौजूदा ग्रिड स्टेशन की इस्तादाद में बेहतरी लाने के लिए 5 अरब, सुक्खी किनारी, कोहाला और महाल हाइड्रो प्लांट्स में बिजली की तरसील के लिए 13 अरब रुपए, जबकि दासू हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली की तरसील के लिए 6 अरब रुपए फराहमी करने की तजवीज़ इस बजट में शामिल है। जनाब स्पीकर, आबी वसाइल, पिछले साल मोमन डैम की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। अगले साल इस मनसूबे की तकमील के लिए मजीद 10.5 अरब रुपए की रकम एलोकेट की जा रही है। इस तरह 2160 मेगावाट इस्तेदाद के दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए तरजीही बुनियादों पर तकरीबन 59 बिलियन यानी 59 अरब रुपए की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। द्यावर बादशाह डैम के लिए 20 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे और दीगर अहम मनसूबों में 969 मेगावाट के नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए, तरबेला हाइड्रो पावर की इस्तादाद उसकी कैपेसिटी में इजाफे के लिए 4 अरब 45 करोड़ रुपए और वार्षिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बहाली के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम एलोकेट की गई है। इन मनसूबों से ज़री शोबों के लिए पानी की फराहमी और सस्ती बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जाएगी। बस सुन रहे कराची के दोस्त, मैं ये रिपीट आपकी जनाब स्पीकर, मैं आपकी इजाजत से ये बहुत जरूरी है और बी ओ टू दिस टू दी हमारे बहन भाइयों, कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए जो K4 मंसूबा मशहूर है, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए इस बजट में 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जा रही है। वो मैंने बताऊंगा। और प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे ये वादा ले लिया है साइड लाइन पे कि अगर मजीद फंड दरकार होंगे तो मैं बैंकिंग कंसोर्शियम बनवा के उनको ये मदद भी करूंगा। वो ये रिकॉर्ड पे नहीं है इस बजट में नहीं है, लेकिन ये मैं इंशाअल्लाह अपने कराची के बहन भाइयों के लिए जो कुछ होगा मैं हाजिर। इन्होंने मुझसे एक वादा लिया है जी, बिल्कुल। जनाब अगला जो एरिया है जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट और मवासलात, शाहराहों और दीगर मवासलाती सहूलतों के लिए तरक्याती बजट, इस तरक्याती बजट में अगले माली साल के लिए 161 अरब रुपए रखे गए हैं। अवाम को मवासलात की सहूलियात से किसान को मंडियों तक रसाई मिलती है, यानी फार्म टू मार्केट रोड्स के जरिए सनत और तजारत को तरक्की मिलती है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हमारी हुकूमत ने पहले भी ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जिनसे लाखों लोगों को मोटरवेज की सहूलियात मुयसर आईं और इंशाअल्लाह इस बजट में भी इस शोबे के लिए 161 अरब रुपए एलोकेट किए गए।
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلی اللہ تعالی علیہ محمد کٹھے پڑھتے ہیں ابھی نماز ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ 5-7 جی منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو پلیز جاری کر. جناب اسپیکر میں اگلا جو ہے سیکٹر سوشل سیکٹر ہے پاکستان ایس ڈی جیز کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کی گلوبل کمٹمنٹ ہے پوری طرح کوشاں ہے. اگلے مالی سال میں اس مقصد کے لیے 90 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے. جناب اسپیکر اس سال کی ٹیکس پالیسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس کو فالو اوور آل کیا گیا ہے اس کی میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1 برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی انیبلڈ اینڈ آئی ٹی سروسز کی حوصلہ افزائی. نمبر 2 زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے فورن ریمیٹنسز کا فروغ. نمبر 3 اقتصادی ترقی میں اضافے کے لیے مقامی صنعتوں کی سرپرستی. نمبر 4 ایس ایم ایز کنسٹرکشن اور زرعی شعبہ کی حوصلہ افزائی. نمبر 5 یوتھ انٹرپرینیورشپ کا فروغ. نمبر 6 ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی. نمبر 7 صاحب ثروت افراد پر ٹیکس کا نفاذ. نمبر 8 مہنگائی کی وجہ سے کم آمدنی کے طبقے کے لیے ریلیف. اور نمبر 9 نان فائلرز کے لیے ٹرانزیکشن کی کاسٹ میں اضافہ. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نان فائلرز بنے اور وہ پھر اپنے مناسب جو صحیح ریٹ ہے سٹینڈرڈ اس کا فائدہ اٹھائیں. لیکن پھر بھی نہ بنے تو اس میں کچھ آپ دیکھیں کہ کاسٹ میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو دائرہ میں لانے کے لیے ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. جناب اسپیکر اس سال جیسے میں نے عرض کیا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا اور حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. کوشش یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں, کاروبار میں آسانیاں ہوں, صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے, ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ سکے. اس سلسلہ میں زیادہ تر امارات کی وضاحت میں نے پیچھے تقریر میں عرض کر دی ہے ہاؤس کو. جناب اسپیکر اب میں انکم ٹیکس کے ریونیو میجرز کے حوالے سے چند جو امپورٹنٹ اقدامات ہیں اس کو عرض کرتا ہوں. سروسز اینڈ سپلائرز جو ہے کانٹیکس اس کی ود ہولڈنگ شرح جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف جو کانٹیکس ہے سپلائی آف گڈز پروویژن آف سروسز وغیرہ اس سے متعلق جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں 1% شرح کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اطلاق انڈیویجولز
एसोसिएशन पर्सन और कंपनीज पर होगा। इसी तरह जिन सर्विसेज पर कंसेशनल टैक्स आयद है उनकी शरह भी 1% करने की तजवीज़ है। इस तजवीज़ का इतलाक चावल, कपास के बीज, खुर्दनी तेल, प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया और स्पोर्ट्स अपना पर्सन पर नहीं होगा। सेक्शन 4C के तहत जो सुपर टैक्स के जो रेट्स और स्कोप्स को रैशनलाइज करना, अमीरों पर जो टैक्स आयद करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान की टैक्सेशन पॉलिसीज़ का एक रहनुमा असूल है। इसलिए ज़्यादा आमदन वाले अफराद पर टैक्स ईयर 2022 पर सुपर टैक्स आयद किया गया था। इसकी शरह में बतदरीज 1 से 4% तक का प्रोग्रेसिव स्लैब थी और इसके अलावा ज़्यादा आमदन वाले 15 जो सेक्टर्स थे उन पर स्टेट अवे फ्रॉम 4 से 10% का सुपर टैक्स था। वो काफ़ी ज़्यादा उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई और उन्होंने कहा जी कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है, एक ही प्रोग्रेसिव स्लैब्स होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए पिक एंड चूज कौन से सेक्टर कौन से नहीं। उसको मद्देनजर रखते हुए सुपर टैक्स के नफाज के लिए आमदन की कम से कम हद जो है वो 150 मिलियन या 15 करोड़ मुकर्रर है और सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए इसके टैक्स रेट्स को बतदरीज इसकी स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। कमर्शियल दरामदात पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह, कमर्शियल इंपोर्टर एशिया की इंपोर्ट्स के वक्त मिनिमम टैक्स अदा करते हैं, इसके मुकाबले में सनतें अपना मुनाफे पर टैक्स अदा करती हैं। इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि कमर्शियल इंपोर्टर्स को होने वाली आमदन पर जो मिनिमम टैक्स के जो रेट्स को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, इन एशिया के इस्तेमाल और मुनाफे पर टैक्स अदा नहीं किया जाता। इस कमर्शियल इंपोर्टर्स की तरफ से जो इंपोर्ट्स हैं ये तमाम इसमें आधे फीसद का इजाफा करने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो टैक्स रेट्स और जो रिड्यूस रेट्स हैं उनकी शरह में किसी इजाफे की तजवीज़ नहीं है। जनाब स्पीकर, कंपनीज की तरफ से बोनस शेयर जो कंपनीज यानी डिविडेंड नहीं देती और सिर्फ पेपर देती हैं बोनस शेयर, कुछ कंपनियां टैक्स से बचने के लिए कैश डिविडेंड तकसीम करने की बजाय बोनस शेयर जारी करती हैं। इसके लिए ये वर्चुअली एक इन काइंड डिविडेंड है और इस पर कोई जो यानी खजाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी जो बोनस शेयर देंगी, बोनस शेयर के ऊपर 10% की शरह से टैक्स आयद किया जा रहा है। ये एक यानी जुडिशियस एंड यानी फेयर एक ट्रीटमेंट के इसके रैशनल है। इसी तरह नॉन ATL एक्टिव टैक्स पेयर अफराद की बैंक से जो कैश विड्रॉल पर जो टैक्स है इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इनको कैश विड्रॉल जो होंगी उनके ऊपर 0.6% कैश विड्रॉल होगा। ये वर्चुअली वो अगर फाइलर बन जाते हैं तो इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर हमने एक नई देखा है, एक अब पाकिस्तान में स्टाइल हो रहा है कि जो लोग माशाल्लाह बहुत सुपर साहिब सरवत हैं, अब उन्होंने फॉरेनर्स को अपना यानी स्टाफ रखना, घर में मुलाजमीन रखने के करीबन 10,000 इस वक्त परमिट इशू हैं जो कि फॉरेन कंट्री से लोगों को अपने घर में यानी उनसे खिदमात ली जा रही हैं यानी घरेलू। तो इस वक्त करीबन मैं अपॉलोजी 10 नहीं 3,000 के करीबन डाटा मिला है। तो इस वक्त इन अमीर घरानों के जो मददगार एम्प्लॉय हो रहे हैं और औसतन हर घर में इन लोगों को करीबन $6,000 की सालाना तनख्वाह दी जाती है मिनिमम। तो इनके ऊपर एक जब परमिट लें तो इसके ऊपर एक वन ऑफ 2 लाख रुपए की रकम जो है एक टैक्स ईयर में यानी हर साल विद होल्डिंग टैक्स के तौर पे ये चार्ज करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लोज हैं वो हमारे लूप होल्स बहुत हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए। तो इनको डिस्करेज करने के लिए जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर हैं उसमें जो शरह का है वो 1% से बढ़ाकर 5, जबकि नॉन फाइलर की 10% होगी। जी जनाब स्पीकर, फेडरल एक्साइज एंड सेल टैक्स के हवाले से 2-3 चीज़ें हैं वो भी अर्ज कर दूँ। जो लेदर और टेक्सटाइल की मसनूआत की रिटेलर्स यानी Tier 1 पर जो GST की मौजूदा शरह 12% जो है, मैं बड़ी माजरत के साथ कई वो प्रोडक्ट्स खरीदने वाले मेरे साथी इस हाउस में भी बैठे हैं तो उनसे माजरत वो 12% को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा के 15% किया जा रहा है। ये ब्रांडेड टेक्सटाइल और लेदर है, बैग्स हैं और बड़ी बड़ी यानी वो जो लेदर की चीज़ें हैं। तो ये वो लोग हैं जो कीमती मलबूसात और मसनूआत जो बनाते हैं, ये वो सारे आउटलेट्स हैं। इसको 12% से जो क्योंकि जो बाकी हैं
वो डिस्क्रिमिनेशन भी है, उसको भी दूर किया जा रहा है। ये टैक्स माशरे के उस तबके पे यानी ये बोझ थोड़ा सा पड़ेगा जो कीमती अशिया खरीदने को मुतहम्मल है। आप अगर ये टैक्स नहीं देना तो चीज़ें ना खरीदें, लेकिन आम आदमी मैं शोर का तो इससे मुतासर नहीं होगा। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सूबों के दरमियान हम आहंगी कायम की जाए और पाकिस्तान में एक यकसा और हम आहंग टैक्स का निज़ाम राइज हो। 2018 में मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में की जाने वाली 25वीं तरमीम के नतीजे में फाटा और पाटा को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया, जिसे हम नॉन न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस आइनी तब्दीली को मौसर तौर पर अमली जामा पहनाए। इन इलाकों के लोगों को, मकीनों को 5 साल के लिए टैक्सों से मुस्तस्ना किया गया था। ये मुद्दत 2023 को ख़त्म हो रही है। हुकूमत ने फैसले किया कि इस मुद्दत को 1 साल में मज़ीद इसको तौसीह दे दी जाए और उनकी ये एग्जम्पशन 1 साल के लिए मज़ीद जारी रहे। इसी तरह जो टीयर 1 रिटेलर्स में जो कवर्ड एरिया की बुनियाद पर एक टैक्स इस मुल्क में नाफिज हुआ था और टैक्स वसूल करने वाले और देने वालों में बेपनाह हड़तालें और पार्ले रहते हैं, ताजिर बरादरी के पुरजोर इसरार पर रिटेलर सेक्टर को रिलीफ देने के लिए टीयर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन जो कि कवर्ड एरिया किया है, इस शर्त को ख़त्म किया जा रहा है। जनाब वाला, इसी तरह पुरानी और इस्तेमाल शुदा 18 सीसी गाड़ियों तक एशियन मेक गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और कस्टम्स को कैप कर दिया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को ख़त्म किया जा रहा है। इसी तरह ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की डिमांड पर लोकलाइज ग्लास को प्रोटेक्शन देने के लिए इंडस्ट्री को ऐसे ग्लास की मुख्तलिफ अकसाम की दरामद पर 15% से लेकर 30% रेगुलेटेड ड्यूटी आयद की जा रही है ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले और चलती रहे। इसी तरह इस्लामाबाद के वफाकी इलाके में जो डिजिटल पेमेंट्स के हौसला अफजाई करने के लिए जो लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और 15% उस पर टैक्स होता है, अगर वो अपनी पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए करेंगे तो 15% के बजाय उस टैक्स को 5% किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे, जो कैश करेंगे, वो रेट वही होगा। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए ये एक कदम उठाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, अब मैं सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फिक्स इनकम अफराद, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान और इस हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दाम का ऐलान करने की इजाज़त चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। अफराद ज़र की वजह से आम लोगों की तरह सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद में भी नुमायाँ कमी वाक़ हुई है। यही वजह है कि शदीद माली मसाइल और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए हम हुकूमत पाकिस्तान और काबीना ने आज फैसला किया है कि उनके लिए रिलीफ इक़दाम किए जाए। सबसे पहले जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। ये 2 टियर होंगे। 1 से 17 ग्रेड तक एडहॉक, 1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% होगा। 17 से 22 तक जो एडहॉक रिलीफ यानी ये उनको मिल रही है, तरक्की कह लें या नया अलाउंस, वो 30% होगा 17 से 22। नंबर 2, कुछ ऐसे इनके अलाउंसेज हैं जो कि काफ़ी सालों से फ्रोज़न हैं या उनमें उनको डेफर किया गया, वो 6 के करीब है, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले यह है कि ड्यूटी स्टेशन जो बाहर सरकारी सफ़र और रात के क़याम के लिए जो एक डेली अलाउंस हम देते हैं, वो माइलेज अलाउंस भी उसका नाम है, उसकी शरह में 50% इजाफा किया जा रहा है। कई सालों से ये नहीं हुआ। एडिशनल चार्ज, करंट चार्ज, अलाउंस, ये जो डेपुटेशन पे आपको एडिशनल जिम्मेदारी मिलती है, वो भी काफ़ी सालों से 12,000 रुपये वो एक एडिशनल अलाउंस था, उसको काबीना ने फैसला किया कि इसको 18,000 रुपये कर दिया जाए, उसमें भी 50% का इजाफा है। ऑर्डरली अलाउंस जो होता था 17,500, वो भी काफ़ी मुद्दत से फ्रोजन है, उसको 25,000 रुपये किया जा रहा है। स्पेशल कन्वेंस जो डिसेबल्ड है
ان کے ایک اسپیشل کنوینس الاؤنس ہوتا تھا، وہ اس کو 100% اضافہ کر کے 4,000 روپے کیا جا رہا ہے، وہ پہلے 2,000 تھا۔ کانسٹنٹ اٹینڈنٹ الاؤنس ملٹری یہ جو 7,000 روپے تھا، اس کو بڑھا کر 14,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ جو مجاز پینشن کا ایک ڈرائیور الاؤنس ہوتا تھا کہ جو پینشنرز ہیں ان کو یعنی ایک ڈرائیور کے لیو میں ان کو جو رقم 14,000 ملتی تھی، اس میں بھی کافی سالوں سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، اس کو 21,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ اب مین جو آئٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینشن ہے۔ اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے بڑی سیر حاصل ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد اور مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے ہمیں چیلنجز ہیں اس کے باوجود، کیونکہ جو سرکاری پینشن ہے، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اضافہ ہوا ہے یہ ٹیکسیبل میں ان کو ایڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے۔ سرکاری پینشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، وہ کلین جو اگر 100 روپے مل رہی ہے، آپ اگر 17% کہیں گے تو ان کو 117 ملنا شروع ہو جائے۔ وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے 17.5% سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین ایک سے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک سے جو 16 ہیں 35%، اور 17 سے 22 30%، پینشنر جو ہیں جتنے ان کی 17.5% فلیٹ۔ اسی طرح جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جس کو منیمم ویج یعنی کم اجرت، وہ جو 25,000 ہے اس کو بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے، 25,000 سے بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، جو امپلائیز اولڈ ای او بی آئی جو ہے بینیفٹ جو ہے، ان کی پینشن اس وقت 8,500 روپے ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ فنڈ ہے، اور اس کا بورڈ اپنا ہے، وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے۔ ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی یعنی مہنگائی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کو اپنے بورڈ کو، کیونکہ آٹونومس ہے، اور اس کو وہ انکریز کریں۔ تو انہوں نے بھی حکومت کو یہ کنفرم کیا ہے، وہ اپنے لیگل کوڈل پروسیس وہ پورے کر رہے ہیں۔ وہ 8,500 ای او بی ہے، وہ اس کو 10,000 کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح مقروض افراد کی بیواؤں کی امداد کے لیے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے پچھلے 2 ادوار کے بجٹ 1999-2000 اور 2017-18 میں سکیمز کا ہم نے اجرا کیا تھا۔ مالی سال 2023-24 کے حوالے سے ایسی ہی سکیم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی مقروض بیواؤں کے لیے متعارف کی جا رہی ہے۔ بالکل سمپل ہے، سکیم کی ڈیٹیل اویلیبل ہے۔ اس کے تحت ان بیواؤں کے 10 لاکھ تک کے جو بقایا جات ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی۔ وہ کی ہو گیا بھائی، جناب اسپیکر، جو ہماری نیشنل سیونگ سکیمز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شہداء ان کے بچوں فیملیز کے لیے ایک شہداء اکاؤنٹ کے نام سے ایک ڈپازٹ، اس میں ایک اسپیشل منافع ملتا ہے، بہتر دین ایوریج منافع جو ہوتا ہے۔ اس کی جو حد ہے کہ اس میں 50 لاکھ سے زیادہ ان کی فیملی جو ہے وہ شہداء کے انویسٹ نہیں کر سکتے، اس 50 لاکھ کی حد کو بڑھا کر 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو پینشنرز ہیں وہ کئی ادھر ادھر بھی آپ دیکھیں گے، ابھی بھی آپ کو ملیں گے آپ کے ساتھی جو پچھلے کئی سالوں سے پینشنرز ہیں، ان کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹ سکیم جو ہوتی ہے اس کا اجرا کیا گیا مدتوں پہلے۔ اس میں بھی اسی یعنی شہداء اکاؤنٹ کی طرح اس میں بھی جو ڈپازٹ کرانے کی حد ہے، کیونکہ اگین اس میں اسپیشل منافع ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، 50 لاکھ روپے تھی، اس کو بھی بڑھا کے 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں اپنی بجٹ تقریر کا اختتام کروں، میں اس امر کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غیور اور روشن خیال عوام اس حقیقت سے پوری طرح روشناس ہو چکے ہیں کہ ان کا اصل دوست اور خیر خواہ کون ہے، اور ملک و قوم کا دشمن اور معاشی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے۔ میاں محمد شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب بطور وزیر اعظم پاکستان بھرپور طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی۔ موجودہ مخلوط حکومت نے 14 ماہ کے قلیل عرصہ میں
شدید مالی مشکلات اور سازشوں کے باوجود عوام دوست اقدامات اٹھائے ہیں اور ملک کو صحیح معنوں میں ڈیفالٹ سے بچا کر کرائسس سے نکال کر استحکام یعنی اسٹیبلٹی کی راہ پر لے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی میں بھی ملک کو معاشی مشکلات سے نکالا اور اب بھی اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو توجہ سے سنا اور مجھے اس معزز ایوان اور پاکستانی عوام کے سامنے ایک عوام دوست اور متوازن بجٹ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 14 ماہ میں پاکستان نے غیر معمولی معاشی چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اگر ہم سب اللہ کے بھروسے اور خلوصی نیت کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے کاوش کریں تو یہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جلد حاصل کر لے گا اور اقوام عالم میں اپنا نام روشن کرے گا انشاءاللہ۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ ان کا بیگ مہنگا ہو گیا جی، تشریف بیگ رکھیں مہنگا ہو گیا۔ سینیٹر وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار Including revised estimates for the financial year 2022-23. Number 2, the demands for grants and appropriations for the financial year 2023-24. Number 3, the regular and technical supplementary grants for the financial year 2021-22 and 2022-23. Number 4, the excess budget statement for the financial year 2021-2022. The said papers stand late. Item number 4, Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move item number 4. Shukriya, Janab Speaker. I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023. A bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023 stands introduced. Sayyid Naveed Kamar Saab. Move for the regulation of the rest of the session. Ji. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری۔ سینیٹر اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے بجٹ تقریر کی اور بجٹ تقریر کے دوران آئندہ مالی سال سے متعلق انہوں نے کہا کہ 14,460 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ پی ایس ڈی پی کے لیے مجموعی طور پر 1150 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ برآمدات میں اضافے، روزگار کے مواقع اور کاروبار میں آسانی کے لیے اقدامات کا اعلان بھی کیا۔ وزیر خزانہ نے گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو 35% ایڈ ہاک ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کی تنخواہ میں 30% اضافہ ہوگا۔ پینشن میں 17.5% اضافہ ہوگا۔ کم سے کم اجرت 30,000 روپے ہوگی۔ وفاقی بجٹ میں مجموعی ترقی کا ہدف 3.5% مقرر کیا گیا ہے۔ برآمدات کا ہدف $30 ارب، ترسیلات زر کا ہدف $33 ارب، بجٹ خسارہ 6.54%، ٹیکس محاصل کا ہدف 9,200 ارب روپے، صوبوں کا حصہ 5,274 ارب روپے ہوگا۔ نان ٹیکس محاصل 2,963 ارب روپے ہوں گے۔ وفاقی بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے بڑی مراعات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایس ایم ای کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آئی ٹی برآمدات پر انکم ٹیکس کی 0.25% کی رعایتی شرح میں 3 سال کی توسیع کی گئی ہے۔ $24,000 کی برآمدات پر فری لانسرز کو سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں سے استثناء ہوگا۔ سیلز ٹیکس 15% سے 5% کرنے کا فیصلہ۔ 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ آئندہ مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں حکومت نے صنعتی شعبے پر کوئی نیا ٹیکس عائد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صنعتی ترقی اور برآمدات میں اضافے کے لیے ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ترقی کے لیے سنتھیٹک یارن پر 5% ریگولیٹری ڈیوٹی ختم۔ پٹ اسکریپ پر
कस्टम ड्यूटी 20% से कम करके 11% करने का फैसला किया गया है। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात का ऐलान कर दिया गया है। कर्जों की हद बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए कर दी गई है। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मयारी बीजों की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया गया है। कंबाइन हार्वेस्टर पर तमाम ड्यूटी और टैक्स खत्म करने की तजवीज भी दी गई है। पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए 108 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कबायली अजला पर 57 अरब रुपए खर्च होंगे। आजाद कश्मीर 32.5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली की पैदावार और तरसीली निजाम की बेहतरी के लिए 107 अरब रुपए दिए जाएंगे। शाहराओं और मवासलाती सहूलियात के लिए 161 अरब रुपए देने की तजवीज है। कराची में पानी की फराहमी के अहम मंसूबे K4 के लिए 17.5 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम में 50 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। 92,000 तालिब इल्मों को बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम के लिए 32 अरब रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए टारगेटेड सब्सिडी की फराहमी के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खवातीन की तरक्की पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे। वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने आइंदा माली साल 2023-24 के बजट को कौमी असेंबली में पेश कर दिया है। 14,460 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया गया है। PSDP के लिए मजमूई तौर पर 1150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा बरामदात में इजाफे, रोजगार के मौके और कारोबार में आसानी के लिए इक़दामात का ऐलान भी किया गया है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को 35% एडहॉक रिलीफ देने का ऐलान किया गया है। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। इसके अलावा समाजी शोबे की तरक्की के लिए 244 अरब रुपए रखे गए हैं। इस साल नया कोई टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। $50,000 तक IT दरामदात को टैक्स छूट दी जा रही है। ज़राई कर्जों को बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए तक किया जा रहा है। सनती शोबे पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। खाद पर सब्सिडी के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत छोटे कारोबार के लिए रियायती नरखों पर कर्ज की फराहमी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। BISP के बजट में 25% इजाफा किया गया है। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा K4 कराची में पीने का साफ पानी का मंसूबा, साफ पानी की फराहमी के लिए 17 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया जा रहा है और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए 267 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। आइंदा माली साल 2023-24 के बजट का ऐलान कर दिया गया है और विफाकी बजट में मजमूई तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया है। बरामदात का हदफ $30 अरब, तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब, बजट खसारा 6.54% और टैक्स महासिल का हदफ 9,200 अरब रुपए। सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपए होगा। नॉन टैक्स महासिल 2,963 अरब रुपए होंगे। विफाकी बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए बड़ी मुराद का ऐलान किया गया है। SME का दर्जा देने का ऐलान कर दिया गया है। IT बरामदात पर इनकम टैक्स के 0.25% की रियायती शरह में 3 साल की तौसी की गई है। $24,000 की बरामदात पर फ्रीलांसर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से इस्तिस्ना होगा। सेल्स टैक्स पर 15% से 5% करने का फैसला किया गया है। 50,000 IT ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हुकूमत ने सनती शोबे पर कोई नया टैक्स आयद न करने का फैसला किया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए सिंथेटिक यॉर्न पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। पिट स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी 20% से कम करके 11% करने का फैसला कर दिया गया है। बजट इजलास जारी था। सेनेटर और वजीर खजाना इसहाक डार ने आइंदा माली साल 2023-24 के बजट का ऐलान किया और बजट में खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन को भी उनकी पेंशन्स में और उनकी तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया। आइंदा माली साल के लिए माशी शरह नमू 3.5% रहने का तखमीना है, जबकि अफरात ज़र की शरह अंदाजन 21% तक होगी। बजट खसारा 6.54% और इसके अलावा अगले माली साल के लिए बरामदात का हदफ $30 अरब, जबकि तरसीलात ज़र का हदफ $35 अरब है। अगले साल में FBR महासिल का तखमीना 9,200 अरब रुपए है, जिसमें सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स महसूलात 2,963 अरब रुपए होंगे। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की कुल आमदन 6,887 अरब रुपए होगी। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।